गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा? हेलो। ओके, गुड। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम। तो बेटा पिछली क्लास हमने यहाँ पे एंड की थी। आई होप आपको रिमेम्बर है ये, करेक्ट? तो बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और काफ़ी सारे केसेज हम उसमें देख चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो पूछो मुझसे। कुछ डाउट्स मेरे पास आए हैं, दैट आई विल डिस्कस। अदर देन दैट हमें कोई कॉन्सेप्ट रिपीट करना है या रिवाइज करना है तो बताओ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर मैं डाउट्स ले लेता हूँ जो हमें पूछे जा रहे हैं। तो बेटा देखो, पहला है हमारे पास में, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं आप सभी के लिए एक भी क्वेश्चन है एक तरह से। इसके आइसोमर्स बनाने हैं हमें। CO NH3 होल 5 NO2 और बाहर में है बेटा, इसके बाहर में है NO3 होल ट्वाइस। डजंट मैटर, ब्रैकेट के बाहर से मतलब नहीं है। जब भी आइसोमर्स देखना है तो अब सोचो ये अपने पास कंपाउंड है, कौन से आइसोमर शो कर सकता है ये? सोचो जरा। लिंकेज। हाँ, ये लिंकेज कर सकता है बेटा, आपके सामने है। कैसे कर सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और लिंकिंग एटम्स नहीं बेटा, डिफरेंट। हाँ ये NO2 जो है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। यस और नो? यस सर। तो बेटा ये ऐसे जुड़ सकता है और इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है जिसमें हमारे पास में इसकी बाइंडिंग कैसे हो, O की हेल्प से हो, इस तरह से। तो इन दिस वे इट कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया। ये बेटा बात समझ में आ रही है? यस नो? यस सर। बेसिक है बेटा, पता चल गया। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मतलब है, यदि नॉर्मल ड्रॉ करे तो वैसे बता दे, अदरवाइज हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है या कैसे फॉलो अप हो रहा है। सेकंड देखो बेटा, हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एग्जाम्पल है PD NH3H2OCl2। अब बेटा देखा जाए तो हमने ऐसा तो कोई टाइप पढ़ा ही नहीं सर, GI वगैरह का, क्योंकि हमने तो H2 वगैरह पढ़ा था। बट बेटा क्या दो एक लिगेंड ऐसा है जो दो टाइप का है, और क्या उसके अबाउट हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं? थिंक अबाउट इट। चलो इसका स्ट्रक्चर एक बार बनाओ, क्या बनेगा बताओ? व्हाट इज स्ट्रक्चर एक बार के लिए बनाए। क्या 4 है तो स्क्वायर टाइप से बनेगा? जल्दी जल्दी सोचे। यस और नो? यस सर। देख लो एक बार। तो बेटा सी, हमारे पास ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, बट क्या दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एक तरफ रह सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं? बिल्कुल। तो वी
कैन कॉल इट सिस फॉर्म। और यदि एक दूसरे के उल्टे चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो Cl और Cl और NH3H2O, देन वी कैन कॉल इट ट्रांसफॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखें हम ऐसे कि यदि दो एलिमेंट हमारे सेम आ रहे हैं और वो सिस और ट्रांस जा सकते हैं, देन वी कैन थिंक ऑफ सच आइसोमेरिज में। आपका ये स्टैंडर्ड टाइप तो नहीं है डायरेक्ट स्टैंडर्ड टाइप, बट एटलीस्ट दो सब्सटेंस ऐसे है जो हमारे कर पाते हैं आइसोमेरिज में। इसमें आपको पता होगा तो ऑर्गेनिक में भी ऐसा होता था। इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स यदि कुछ आ जाते थे, याद करो, यदि ऐसा कुछ आ जाता था तो हम इसको सिस बोल सकते थे। वहां पे भी अब थोड़ा सा वो होता था कि सर केवल एक के रेस्पेक्ट में, हाँ एक के रेस्पेक्ट में बोला जा सकता है, और ये दोनों यदि अपोजिट कर दे देन वी कैन कॉल इट ट्रांसफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू Cl या जो भी एलिमेंट हो आपके पास सेम। तो जरूरी नहीं है दो दो एलिमेंट दोनों तरफ सेम हो, कोई दो भी है देन वी कैन मेक सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बेटा ध्यान में रखें। मेरे ख्याल से कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग से थोड़ा ध्यान रख ले हम तो काम बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलिए, तो बेटा अभी तक जो काम हो चुका है नेमिंग, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, जिनके डाउट्स आते हैं उनका पता चल ही रहा है। बाकी बताओ, किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। ऑल राइट बेटा, तो अब देखे बेटू, बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। दिस यू कैन कंसिडर इज द मेन लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हम दो मेजर थ्योरीज पढ़ेंगे, वन इज द वीबीटी एंड वन इज द सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसी में एक छोटी सी थ्योरी और आती है बेटा, टर्नर्स थ्योरी, वो एक बार एंड में हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे। बाकी मेजर जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं वीबीटी और सीएफटी के ऊपर। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी बेटा। सीधा हम बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं इससे, और एक क्वेश्चन यहां से हमारे पास में मिलता ही मिलता है दोनों थ्योरीज में से। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्योरीज बेटा। A 3 mark question from either VBT or CFT with almost 100% certainty। मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान के चले हम VBT या CFT से एग्जाम में। मतलब 3 नंबर यहाँ से फिक्स होने वाले होते हैं बेटा, ध्यान देने की जरूरत है इसलिए। और देखा जाए तो टफ बिल्कुल भी नहीं है ये, हमें थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाएगा। एंड वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें थोड़ा सा 30 एलिमेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 के आसपास एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो हम ये थ्योरीज को इजीली समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हम सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इतना तो मेरे ख्याल से आप सबको आता ही है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है या नहीं है, रिमेंबर? यस सर। चलो बेटा, बस तो बेटा शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग इन 1930s। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, द मेटल आयन या एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू द सराउंडिंग लिगेंड्स। तो बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी एक डिस्कवर किसने की लिखो तो लिखो, वरना मत लिखना। ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलता है कि लिगेंड जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं तो उनको खाली जगह चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, और वो खाली जगह कौन प्रोवाइड करता है? वो खाली जगह प्रोवाइड करता है मेटल आयन या एटम। बात को समझो, कहना क्या चाह रहे हैं हम बेटा। एक छोटी सी बात बताए सभी बच्चे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
ऑफ Fe2 प्लस। एंड में क्या आएगा बस इतना बता दो, डी ब्लॉक में क्या आएगा? Fe2 प्लस का डी कन्फिग्रेशन कितना होगा? अब ये आना चाहिए, देखो दिस आई कैन नॉट मेक यू लर्न एट दिस स्टेज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। जस्ट टेल मी व्हाट विल बी 3D कन्फिग्रेशन। एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 3D6। हाँ, कितना आ रहा है बेटा? 3D6। 3D6। और बच्चे बेटा प्लीज एटलीस्ट ये तो बताओ, क्या हम ये कर पा रहे हैं? क्योंकि रेस्पॉन्स Yes, sir. नहीं आ रहा तो कैसे बेटा मैं मानूं? वैसे मैं ट्रिक सिखा दूंगा, बट पहले ये करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद में मैं ट्रिक सिखा दूंगा, डायरेक्ट बिना सॉल्व के निकाल लोगे, बट फिर भी हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज 3D6। 3D6 का मतलब बेटा एक बार के लिए हमसे फिलअप कर इनको 3D6 को। तो बेटा आप बोलोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन है और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, करेक्ट? तो 1 2 3, और बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जब बॉन्डिंग हो रही होती है तो ये लेट से खाली हो जाते हैं। यदि तो 4 5 6, तो 2 देखो ऑर्बिटल खाली हो गए, तो 2 बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं ये। और इनका 4s ऑर्बिटल भी खाली होता है, क्योंकि 4s को आप ऑलरेडी खाली कर चुके हो, एक ही होता है मतलब 4s में। और उसके बाद में अगेन p ऑर्बिटल भी खाली होता है 4p। तो ऐसे खाली जगह मिल जाती है बेटा इनको, एम्प्टी स्पेस, जिसमें ये बॉन्डिंग कर सके। तो ये अभी सीखोगे, यही डिटेल में सीखना है कि कैसे खाली जगह भरते हैं और ये खाली जगह कैसे होती है। तो पूरी थ्योरी में यही सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। यदि ये आएगा तो हम खाली जगह अपने आप बना लेंगे। बात समझ आ पा रहे हैं हम? Yes, sir. चलो तो बेटू कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर शोज द नंबर ऑफ सच एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो बेटा किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने खाली जगह होनी चाहिए? देखो 1 2 3 4 5 6 एम्प्टी प्लेस होने चाहिए। और किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं। तो it means number of empty orbital equal to coordination number. These empty orbitals hybridized before participation in bonding, and the nature of hybridization depends on the nature of metal and the nature of approaching ligand. तो बेटा होता क्या है कि सारे एटम्स हाइब्रिडाइज होते हैं और हाइब्रिडाइज करके जो एम्प्टी होते हैं ये कॉमन बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे, एक बार थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना बेटा, आपको समझ में आएगा। लेटेस्ट से मैं हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं अपनी छोटी ग्रेड्स का। एक बात बताओ मुझे, CH4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का यहाँ पे? sp3। हाँ sp3 होता है। आई होप ये तो थोड़ा सा आइडिया है, मैं बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हमने तो पहले। गुड। यस सर। चलो बेटा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता कैसे है बेटा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p2। क्या यही होगा बोलो? यस। अच्छा, इसके आगे क्या आता है 2p2 के आगे? 3s। 3s। अब खाली नहीं, हमें तो इतना से काम हो गया, बट 3s होगा, उसके बाद में 3p, ये सब होंगे उसके आगे। अब बेटा देखो कार्बन का इसका बनाते हैं हम ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1s2 2s2, अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो 2p2, तो 1 और 2 आ गए, और आगे s एक खाली पड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो s हमारे पास में खाली पड़ा हुआ है, s में एक ऑर्बिटल होने वाला है,
और अब देखो हाइड्रोजन और पी आगे खाली है, जैसे कि लेट से कि पी हमारे पास में आगे खाली पड़ा है। अब बेटा ध्यान से समझना बात को, अच्छे से ध्यान देना सभी बच्चे। मुझे एक बात बताओ, 4 हाइड्रोजन इसको अप्रोच करते हैं कार्बन को, तो उन्हें कितने ऑर्बिटल्स खाली चाहिए? क्या 4 ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? और यस अब बेटा ध्यान दे, यस सर। यदि एक्साइट स्टेट में जाएगा तो मान लो पेयरिंग कर भी लेता है, और लेट से मैं पेयरिंग पे कंफ्यूज नहीं करता हूं, तो 1 2 3 और 4 ऐसे खाली हमें 4 जगह मिल गई, उसके आगे के ऑर्बिटल्स वगैरह मिला के लेट से हमें 4 खाली जगह यदि मिल जाती है। लेट अस से एक बार के लिए बात करते बेटा समझना इस चीज को। और या फिर इसको इस तरह समझो, यदि ऐसे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं नॉर्मल बॉन्डिंग सिखा रहा हूं, तो इससे नहीं है कि इसमें दोनों शेयर करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s1। 1x1। हाँ 1s1। तो बेटा ऐसे समझो कि ये 4 इसकी 4 जगहों से मिलेंगे, इसके 4 एलिमेंट से मिलने वाले हैं। तो 4 एक एक, हर हाइड्रोजन को एक एक जगह खाली चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट वे इज कि इसको एक्साइट कर दो एलिमेंट को। तो जब ये एलिमेंट एक्साइट हो जाता है बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी एक ही बचा। नाउ यू कैन सी दैट एक S है और 3 P है जो बॉन्डिंग कर सकते हैं एक एक हाइड्रोजन के साथ में। बट प्रॉब्लम ये, जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो ये बोलते हैं हम चारों सेम तरह के हैं, तो हमें सेम तरह की खाली जगह चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक तो S में जाएगा और 3 P में जाएंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? पेयरिंग। नहीं बेटा पेयरिंग नहीं, ये S और P मिलके एक नए तरह के ऑर्बिटल को अंजाम देते हैं। दैट नो, एक S और 3 P मिलते हैं तो उन चारों को sp3 बोला जाता है। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इधर बढ़ाता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा बेटा हमें। ऐसा समझो कहानी क्या थी, एक S खाली और 3 P खाली थे। थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं हम। अब यहाँ पे चारों जगह पे हाइड्रोजन आके बैठ सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज हाइड्रोजन कहते हैं भेदभाव हो रहा है, काइंड ऑफ इस तरह समझो। वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वी विल नॉट कम एंड सिट हियर। वो कहते हैं एक तो S में जाएगा और 3 P में जाएंगे, नो वी डू नॉट वांट टू गो। और तुम्हें पता है बेटा इनकी साइज भी डिफरेंट होती है, S और P ऑर्बिटल की शेप्स भी डिफरेंट होती है, रिमेंबर? यस सर। तो वो कहते हैं इनमें नहीं जाएंगे। तो बेटा ऐसा समझो कि ये कुछ कमरे हैं लोगों के रहने के लिए, और उनको 4 डिफरेंट कमरे दिखाए गए, बट वो बोलते हैं हम तो सेम लोग हैं, हमें सेम कमरे चाहिए। तो क्या किया गया, इन सबको तोड़ दिया गया। ये 4 रूम्स थे, इनको तोड़ा गया। इनको तोड़ के 4 नए कमरे बनाए गए एग्जैक्ट सेम तरह के, जिन चारों कमरों का नाम था sp3 टाइप। इन चारों कमरों का नाम हो गया sp3 टाइप। अब इन चारों कमरों पे एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक एक ना के इनसे बॉन्डिंग कर लिया हाइड्रोजन के। तो इस तरह से आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम बनता है। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। एनीवे दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉन्डिंग। आपने बॉन्डिंग जब पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत इससे सीखा होगा, बट नहीं भी सीखा तो क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया है? यस सर। Yes, sir. लेट मी रिपीट इट अगेन। वैसे बेटा इतना काम का नहीं है, पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो मजा आएगा। ऐसे समझो कि अपने घर में भी होता है ये सब चीजें छोटी छोटी सी बेटा। सपोज करो अपने घर पे 2 बुआ है हमारे, और 2 बुआ रहने आती है, हालांकि उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बात अलग है। बट क्या हम कोशिश करते हैं कि जब वो घर से जाती है तो उन्हें सेम हम चीजें देते हैं? जनरली हमारे घर में मान लो 2 बुआ आई, तो मतलब एक बुआ को हम विदा करते समय 500 रुपीज दे रहे, तो क्या दूसरी को भी 500 देते हैं? होता है कि नहीं होता ऐसा? यस सर। क्या ऐसा करते हो कि एक बुआ को 100 दिए दूसरे को 500, तो क्या वहीं पे तूफान मच जाएगा? अरे होता है ये सब चीज। जस्ट मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ पाओ। तो क्या थोड़ा बहुत देखा है ऐसा कुछ फील? यस या, सर। या तुम पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम मामा के घर गए हैं। अब मामा ने आपके बड़े भाई को या छोटे भाई को तो 500 रुपए दे दिए और तुम्हें 100 रुपए दे दिए। हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा सोच के देखो। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सब बच्चे समझ रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? यस सर।
बेटा बात को समझ रहे हो? कैसा डिस्क्रिमिनेशन हमें अच्छा नहीं लगेगा, लगता है क्या? अरे बिल्कुल कॉमन चीज है यार बेटा, इस पे तो कम से कम हाँ ना बोल सकते हो कि हाँ सर होता है, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट हमारी फीलिंग्स ही नो नहीं मानती। ऑब्वियस है ना, ये चीज होती है जनरली कि हमें थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा बेड फील होता है कि यार ऐसा क्या, मेरे अब उसको तो 500 रुपये दे दिए, मुझे तो 100 रुपये दिए हैं। सिमिलर थिंग इज देयर, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, हम याद कर पाए कि उन चारों लोगों को बराबर ट्रीट करना है, तो उनको बराबर ट्रीट करने के लिए उन्होंने इसको मिक्स कर दिया। क्या अब समझ में आ रही है? यस सर। थोड़ा सा बात समझ में आया? यस सर। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो बेटा, समझाने के बहुत तरीके हैं, तुम्हें समझ आनी चाहिए। सपोज करो आपके 4 मामा हैं, ठीक है? अब 4 मामा जो है वो डिसाइड करते हैं, एक मामा डिसाइड करता है कि वो 100 रुपीज देगा लेट से, एक मामा डिसाइड करता है कि वो 200 देगा, एक मामा डिसाइड करता है 300 देगा, और एक मामा लेट से डिसाइड करता है कि वो भी 200 देगा। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझना। 4 मामा ने अलग अलग डिसाइड किया, बट आपकी नानी थी, नानी ने बोला यार ऐसे तो अच्छा चलेगा, ये मामा तो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, ये थोड़ा होशियार पड़ जाएगा। नानी आके बोलती है एक काम करो, तुम चारों जितने तुम्हें देने हैं मिलाओ और एक साथ दे दो। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। तो चारों ने चारों यस। तरह के रुपए मिलाए, कितने हो गए? 800 हो गए। और अब चाहे चारों यस ने सर। 200 दे यस। दिए, तो क्या तुम्हें तो पता भी नहीं चला इंटरनल क्या हुआ, बट क्या तुम्हें ऐसा लगा सबने सेम दिया है? समझ आ रही है यस सर। बात? यस सर। सेम यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, कि जो लिगेंड से बेटा जो एटम हाई बॉन्ड बनाने आ रहा है उनको इक्वल ट्रीट मिलना चाहिए। सो ऑल द ऑर्बिटल्स कंबाइन फॉर्म इक्वल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। थोड़ी दिमाग में घुसाने में आई होप मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। एनीवे दिस वाज द पार्ट ऑफ बॉन्डिंग 11th ग्रेड, बट आई होप थोड़ा थोड़ा तो एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। गुड, आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश की, धीरे धीरे और समझ में आएगा, चिंता मत करो बेटू। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है ऐसे। अब बेटा हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 होता है। अब सी हियर, ये टेबल तुम्हें बेटा याद करनी है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। sp3 होगा तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, dsp2 होगा तो शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। यहीं पे बेटा मैं एक और चीज लिखूंगा, sp3 के ब्रैकेट में लिखना आउटर ऑर्बिटल, और dsp2 के ब्रैकेट में लिखना इनर ऑर्बिटल। ये लिख लेना बेटा यहां साथ में। sp3d 5 का केवल एक ही पॉसिबल है, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के केस में sp3d2, दिस इज आउटर ऑर्बिटल, ब्रैकेट में जरूर साथ में लिखे इसके पास, एंड d2 sp3 इज अगेन इनर ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ आ गई हम सबको? यस। यस सर। तो बेटा क्विकली फटाफट से जो लिखा हुआ है, मेनली ये पॉइंट्स हम फटाफट फटाफट लिखे, जल्दी से कंप्लीट करो अपनी नोट्स की नोटबुक में, एंड शो इट शुड बी डन वेरी फास्ट। स्पीड बहुत फास्ट रखो बेटा, ताकि हम समझाने में ज़्यादा टाइम लगा पाए।
बेटा याद रखना टफ नहीं है। 4 टेट्राहेड्रल DsP2 स्क्वायर पिरामिडल, 5 sp3 dt डी डी और DsP3 D2 या D2sp3। तो टेबल भी बनानी है। हाँ बेटा टेबल भी बना लो फटाफट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है बेटा। बिट्टू हो गया क्या? Is it done? चलो देखो बेटा, इधर ध्यान दे। बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा बड़ी बड़ी लिखी हुई है। आई विल मेक अ टेबल हियर, जो लिखनी है हमें, तो पहले लिखना मत बेटा, एक बार समझ लो। व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग, द कॉम्प्लेक्सेज आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। फॉर एग्जाम्पल बेटा sp3d2, तो जब d बेटा एंड में आता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और जब d पहले आता है हाइब्रिडाइजेशन में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। आप अभी के लिए बेटा ये धीरे धीरे समझोगे, पूरा समझ जाओगे कब ये एंड में आता है कब पहले आता है।
अभी के लिए मैं यहां से लिखना बेटा, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसके केस में, 6 लिगेंड्स के केस में, ठीक है। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, हमें तो उस पर एक बार के फोकस करना है बेटा। किसके लिए लिख रहे हैं हम, जस्ट लीव इट ऑल्सो, ऑक्टाहेड्रल एंटिटी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। तो लेट्स राइट इनर ऑन वन साइड, इनर ऑर्बिटल, दिस वी आर राइटिंग बेटा फॉर ऑक्टाहेड्रल, है ना, और आउटर ऑर्बिटल, जैसे टेबल में हम लेंगे आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, इनर ऑर्बिटल कब बनता है, तो हम कहते हैं दिस इज फॉर्म्ड व्हेन, यहां पे देखे बेटो इनर ऑर्बिटल बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन लिगेंड, लो स्पिन लिगेंड, यहां पे क्या हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल में, इसका जस्ट उल्टा कर दो, सर वीक वीक फील्ड लिगेंड और हाई हाई स्पिन। स्पिन। बहुत बढ़िया बेटा, हाई स्पिन लिगेंड। यहां क्या होगा बेटा, सेकंड पॉइंट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, और वी कैन से n-1 shell d orbitals are used. Here we say simply that outer d orbitals are used. मतलब क्या हुआ इसका, अभी थोड़ी देर बाद बेटा जब बनाना सीखेंगे तब समझ जाओगे। तीसरा पॉइंट, ये भी बेटा ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, शेप में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की। ऑक्टाहेड्रल यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, और यहां पे ऑक्टाहेड्रल होते हैं बट हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। इन शॉर्ट कैसे ध्यान रखो, जब डी एंड में आता है तो आउटर होता है, और जब डी पहले आता है तो इनर होता है। तो ट्रिक के रूप में हम ऐसे याद में रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारे लिए अननोन है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ये अगले पेज पे मैं समझाऊंगा। एक बार क्विकली केवल यहाँ से नोट करें हम बेटा, ऑक्टाहेड्रल एंटिटी, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। बाकी वो ऊपर लिखा हुआ नोट करने की नीड नहीं है, द सेम थिंग इज रिटन देयर।
क्या बेटा ये लिख ली टेबल? बोलते ही नहीं है बच्चे एक तो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? No, sir. जल्दी से लिखो बेटा। वैसे कुछ पॉइंट्स से बेटा तो 2-3 जो याद रखने हैं, ध्यान में रखना है। Yes, sir. हो गया? चलो बेटा अब देखो बनाना सीखते हैं। अच्छा एक बार कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, वो समझो। वैसे तो कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक लिगेंड ये बेटा प्रैक्टिकली पता चलता है, बट इन जनरल व्हाट वी कैन से, ध्यान से सुनना बेटा। ये एक ऐसे छोटा सा ट्रिक करके लिख लेना कहीं पे बेटा, बुक के ऊपर वगैरह। कार्बन डोनर इज ग्रेटर देन इन स्ट्रेंथ बेटा नाइट्रोजन डोनर का मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाले जो होते हैं बेटा, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन डोनर इज ग्रेटर देन फ्लोरीन या हेलोजन डोनर बेटा। तो जनरली मोस्ट ऑफ केसेज में इन दोनों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं, और इन दोनों को कैसा मानते हैं, इन दोनों वाले डोनर्स को वीक फील्ड। क्या थोड़ा सा बात समझ आया ये? यस नो? Yes. आसान है याद रखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ डोनेट करने वाले में कौन है एलिमेंट? CONH3 होल 6 3+। हु इज डोनेटिंग एलिमेंट? Nitrogen. नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डोनर कैसा मानेंगे? Strong. स्ट्रॉन्ग फील्ड। Strong. तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। Enough. और देखो बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब फ्लोरीन डोनर है तो फ्लोरीन डोनर कैसा होता है? वीक फील्ड होता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स बनेगा आउटर ऑर्बिटल। अच्छा इसके ये 2 पॉइंट सही अपने आप समझ में आएंगे। पहले मैं ये डायग्राम समझाता हूं कैसे बनाना है हमें। तो क्या यहां तक हमें बात क्लियर है? आती है बेटा बात समझ में? Yes, sir. चलो तो ये ट्रिक ध्यान में रखो अभी के लिए। बाकी एक सीरीज आएगी बेटा आगे चल के हमारे पास में, वो सीरीज याद रखनी है पड़ेगी हमें। 99% केस में इससे काम हो जाता है। सो आइए बेटू देखते हैं। कोबाल्ट NH3 होल 6 3+। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा कोबाल्ट का पे चार्ज कितना है बताओ? अरे 3+ है, साफ दिख रहा है। Yes, sir. So Yes, what is final configuration of cobalt 3+? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 27. फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी का, केवल डी का बता दो। बेटा 3+ है तो इट विल बी 3d6। नहीं आया? Yes, sir. बेटा देखो दिस इज समथिंग जो मैं आपको अभी ये चीज सिखा नहीं पाऊंगा, इसके लिए फिर अलग से चीज लेक्चर लेना पड़ेगा यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ रही है। तो क्या ये समझ पा रहे हैं क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब बेटा हमेशा एक काम करना, देखो जो डी वाला आ जाए ना तो 3D बनाना है, उसके आगे 4 खाली बनाना है, उसके आगे 4p खाली बनाना है, और चाहो तो 4d भी बना लो खाली। 1 2 3 4 5, दिस इज 4d। ऐसे खाली बनाने हैं डब्बे, हमें हमेशा बनाने हैं। अब क्या होगा बेटा 3d6 को हमने भर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, एक पहले सीधा भरते हैं फिर उल्टा भरते हैं बेटा। अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, लिगेंड कितने हैं? अरे कितने लिगेंड आ रहे हैं बेटा? 6 आ रहे हैं ना? 6। अरे NH3 Yes, 6 है ना टोटल, तो कितने खाली जगह चाहिए इनको Yes. बैठने के लिए? 6.
6 खाली X. प्लेसेज चाहिए बेटा। अब मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ वो ऐसा तरीका है हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान से समझना बेटा। ये कोबाल्ट 3 प्लस के 6 लोगों ने जगह लेके बैठे हुए हैं। ये NH3 आता है इस कोबाल्ट 3 प्लस के पास और आके बोलता है भाई क्या ये बेटा इधर एडजस्ट हो सकते हैं क्या, ये जो 2 ऑर्बिटल है लास्ट वाले Yes, sir. हो सकते हैं इधर एडजस्ट, क्योंकि एक एक की बेटा पॉसिबिलिटी है एडजस्ट होने की, बट ये हो नहीं रखे क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो मजे में है, हमेशा यही होता है। बट NH3 आता है एंड NH3 बीइंग द स्ट्रॉन्ग पर्सन, सपोज करो बेटा क्लासरूम में एक सीट थी जिसपे लेट से कि आप ऐसा समझो कि जिसपे हमारे पास में बच्चे मतलब कुछ बैठे हैं बट ये बच्चे इधर एडजस्ट हो सकते हैं, तो एक कोई वीक बच्चा आए और उनको बोले यार उधर खिसको, तो क्या वो खिसक जाएंगे इजीली? वो क्या बोलेंगे यार इधर खाली जगह पड़ी ना जाके बैठ जा। क्या इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी? या Yes. साइड में खाली जगह जाके बैठ जा। बट सपोज करो कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आया मतलब जिसकी दादागिरी चलती है क्लास में, वो आके इनको बोलता है साइड जगह खाली कर अपन बैठेगा यहाँ पे, तो क्या ये खिसक के जगह खाली कर देंगे? 100% कर देंगे। भले Yes, साइड sir. में खाली जगह हो बट यदि स्ट्रॉन्ग पर्सन आके इनको बोलेगा भाई खसक साइड में एडजस्ट हो सकता है वहां में बैठूंगा इधर, तो वो जगह खाली कर देगा। द सेम थिंग हैपन्स हियर, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनसे बोलेगा भाई जगह खाली करो एडजस्ट हो साइड में जाके। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से डर गए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसको ये भी नहीं बोल सकते कि वहां बैठ, नहीं तो एक लगेगी इनके और फिर जाके बैठेंगे, तो चुपचाप से ये दोनों क्या करते हैं खाली जगह में जाके एडजस्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है बेटा, देखो आपके 3D ऑर्बिटल को खाली करवा लेता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर रिपीट कर दो। बिल्कुल कॉमन सेंस। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या ये लोग एडजस्ट हो सकते हैं? क्या गुंजाइश है बेटा एडजस्ट होने की इनके? क्या जगह खाली हो सकती है ये? यस सर। अरे हो सकती है ना बेटा, ये एक जो दो रह सकते हैं ना इन दोनों घरों में, यस सर। बट यस ये सर। नहीं रह रहे क्योंकि ये मजे में है, बिल्कुल मस्त मजे में है कि एक एक रूम मिला हुआ है एक एक पर्सन को। बट ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आता है और बोलता है खाली करो जगह, क्या बेचारों को करनी पड़ जाएगी, मजबूरी में करनी पड़ जाएगी। तो यस ये सर। खाली करके जगह देखो इधर एडजस्ट हो गए, तो क्या ये 2 जगह खाली हो गई? देखो 6 के 6 है, यहाँ पे भी 3 6 ही है, बट क्या 3 रूम में एडजस्ट हो गए 6 लोग? आ रहा है समझ में क्या? यस सर। तो बेटा 2 लोग खाली हो गए, तो अब कितनी जगह चाहिए NH3 को? 6। तो बेटा वो 2 जगह यहां से उठाएगा, 2 के बाद फिर अगली तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठी जगह। बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है? यहां से 2D, यहां से S और यहां से 3P, मतलब P के 3 ऑर्बिटल। तो इन तीनों मिला के क्या बोलूंगा बताओ जरा। D2sp3। D2sp3। तो क्या पता चल गया बेटा? D पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले D भरा जा रहा है, एंड व्हेन वी राइट D बिफोर इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कुछ दिमाग में गया क्या? यस सर। यस सर। अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। क्या करना है, हमेशा तुम तो ये रट लो 3D 4S 4P 4D, इनको खाली छोड़ना है पहले। अब स्ट्रॉन्ग आएगा तो स्ट्रॉन्ग यहां से जगह खाली करवा लेगा, स्ट्रॉन्ग यहां से जगह खाली करवा लेगा और खुद इनकी जगह पे बैठेगा। तो 6 जगह चाहिए, तो 6 के अकॉर्डिंग D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई दीज, हेंस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी तरफ एग्जांपल देखो कोबाल्ट का F6 माइनस के साथ में बेटा, वही कोबाल्ट 3 प्लस में तो 3D6 ही है और 4S 4P 4D। बट बेटा प्रॉब्लम क्या है इसे समझो। यहाँ पे फ्लोरीन इसके पास आता है कोबाल्ट के पास और इसको बोलता है जगह खाली कर। कोबाल्ट क्या बोलेगा इसको? फ्लोरीन बेचारा वीक सा है, बिल्कुल इसकी कोई दादागिरी नहीं चलती, इसको कोई भी चाटा मार देता है क्लास में। तो ये क्या खाली करेंगे क्या जगह इसके कहने से? ये क्या बोलेंगे इसको? ये बोलेंगे भाई सामने देख इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, जाके बैठ जा, हम कोई खाली वाली नहीं करने वाले। फ्लोरीन बेचारा सीधा साधा बच्चा, इसे तो सबसे डर लगता है। तो फ्लोरीन बोला ठीक है भाई अब नहीं कर रहे हो तो आगे की जगह ले लेंगे।
तो कितनी जगह चाहिए फ्लोरीन्स को भी? 6 चाहिए। 6 तो बेटा फिर से देखो, एक एस लिया फिर इसमें आगे वाला, और 3 पी 4 और अगले 2 डी लिए इसमें। तो यहाँ पे पहले देखो एस आया बेटा, फिर 2 पी आए, सॉरी 3 पी आए और 2 डी आए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d2 और देखो sp3d2 आउटर वाले डी कहाँ में आ रहा आउटर। है, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। बहुत बेसिक बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज से समझाया हूं, कभी भूलने का सवाल ही नहीं है। कैसे याद रखोगे? स्ट्रॉन्ग आएगा तो उनको बेटा पेयर, मतलब पास पास उनको जितनी पेयरिंग हो सकती है करवा दो और फिर डिस्ट्रीब्यूट करो। वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, खाली पड़ी रहेगी, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या यहां तक बात क्लियर? यस सर। सोच लो, क्या बना पाओगे इसे डायग्राम? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, हमसे कई बार पूछते ही ये ऑप्शन देखो, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देख लो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक, बेटा जो इनर ऑर्बिटल होते हैं वो डायमैग्नेटिक भी होते हैं। और कॉम्प्लेक्स एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सी कॉम्प्लेक्स एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बेटा एक चीज और याद करेंगे हम, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैग्नेटिक मोमेंट कॉल इट म्यू, म्यू का फॉर्मूला होता है बेटा √n(n+2), बोर मैग्नेटन, ये यूनिट है बोर मैग्नेटन है ना। BM याद रखो, तुम तो पूरा नाम याद नहीं रखो तो भी चलेगा। n(n+2), वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ इस केस में, इस एलिमेंट के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए? क्या 0 होगा? यस सर। इसके लिए म्यू की वैल्यू बताओ। सर 4। म्यू बेटा फॉर्मूला लगाओ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सही किया क्या देखो जरा, नहीं 24, सॉरी √24, यस सर 24 आवर्स। अप्रोक्सीमेटली 4.9, लगभग लगभग अंदाज आ रहा है क्या समझ में? यस सर। बेटा यस देखो सर। बहुत बेसिक है, मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ दिस इज सुपर बेसिक। यदि नहीं ऐसे सीखोगे तो फिर तो दिक्कतें होंगी। कैसे सीखना है? बिल्कुल बेसिक पकड़ो, आपको कॉम्प्लेक्स दिया होगा, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग है या वीक, कोई भी है, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो और 4s 4p 4d बना दो। यदि स्ट्रॉन्ग है और पेयर हो सकते हैं तो पेयर करवा के बना दो, और यदि पेयरिंग मतलब आगे जगह नहीं है तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है। सपोज करो यहाँ पे D8 होता है D9 होता, तो क्या 2 ऑर्बिटल खाली मिलते क्या? सपोज करो बेटा D8 कॉन्फ़िगरेशन होता तो क्या 2 ऑर्बिटल खाली मिलते? नो सर। नहीं मिलते। मेरी नो बात सर। को समझ पा रहे हैं? तो उस केस में कोई ऑप्शन ही नहीं था, उस केस में आउटर ऑर्बिटल ही बनेगा, देर इज नो ऑप्शन, फिर वो आगे ही जाके बैठेगा। क्लियर? यस नो? बात यस को सर। समझ रहे हो? आपके आएंगे, चिंता मत करो, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करोगे तो। बस फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, खाली जगह बची बेटा इन 8-6 को ऑक्यूपाई करेगा, एंड दिस वे वी कैन फॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन। बस इतना सा याद रख लो, जो कहानी सुनाई मैंने उस कहानी से अप्रोच करना, हमेशा कभी सवाल गलत नहीं होगा बेटा, और कभी भूलोगे भी नहीं लाइफ में कि कैसे मतलब इसमें बॉन्डिंग हो रही है, कब मतलब वो कंबाइन होंगे कब नहीं होंगे। ऐसा सपोज करके याद रखो, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग आएगा तो वो जगह खाली करवा लेता है, वीक से जगह खाली हो नहीं सकती, तो इस तरह से याद रख लें। गुड? यस सर। तो फटाफट से लिखो इसे, जल्दी से नोट डाउन करो।
तो ये पूरा लिखना है? हाँ बेटा, लिखना तो ही सब कुछ, जल्दी जल्दी लिखो। स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखो बेटा लिखने का। तो ये सही क्वेश्चन आता है बेटा पूरा 3 नंबर का, आपसे सारी चीजें पूछता है। एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन लेट से कोबाल्ट NH3 होल 6 3+, विल इट बी ए पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, एंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ VBT। ऐसा करके क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। तो आपको फिर सारा मतलब बेटा उसको ये डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये सारे पॉइंट्स फिर बताने पड़ेंगे कि ये तो डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, म्यू इक्वल टू 0 है। इस तरह से फिर एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा पूरा मतलब अपना, ये डायग्राम बना के। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स। आपके 3 नंबर के लिए आता है बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स देके उसके सब कुछ डिटेल्स पूछते हैं वो आपसे। Is it done? लिख लिया क्या? 2 मिनट चाहिए।
डन सर। डन। यस सर। चलो तो बेटा आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा इस तरह से देखो, फोर लिगेंड्स या टेट्राहेड्रल एंटिटी, इवन फोर लिगेंड नहीं, टेट्राहेड्रल ध्यान दो, यदि डाइडेंटेट भी है तो चलेगा। तो यदि टेट्राहेड्रल एंटिटी है कोई भी, ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल एंटिटी अपने पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अगेन इसमें भी दो कंडीशन, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सेम पॉइंट्स रिपीटेड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन, वीक फील्ड और हाई स्पिन, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल। के पॉइंट क्लियर है हमें? बस बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन और शेप डिफरेंट है यहाँ पे, बाकी इनर ऑर्बिटल तो वही स्ट्रॉन्ग फील्ड से बनता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ पे DsP2 होगा, यहाँ पे sp3, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार, यहाँ पे टेट्राहेड्रल। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन करो, इस टेबल को लिख लो जल्दी जल्दी से। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है बेटा, याद करने के हैं। इनर ऑर्बिटल है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, लो स्पिन, ठीक है, वीक फील्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका ये होगा, हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, शेप ये होगी। ये याद करने के 2 पॉइंट्स है सारे। वैसे मैंने आपको इन शॉर्ट वहीं पे लिखवा दिया था उसी टेबल में, शॉर्ट में याद हो तो, कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कौन सा आउटर ऑर्बिटल है। तो वो एक बड़ी वाली टेबल याद हो जाएगी तो भी आसानी से काम हो जाएगा। क्या लिख लिया बेटा? यस सर। आगे चले। 2 मिनट। डन। डन। चलो बेटा, यस सर। अब फिर से बेटा देखो इनकी बॉन्डिंग है,
अच्छा यहाँ पे साइनाइड है, तो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन डोनर हो गया बेटा। क्लोरीन कैसा है? वीक। वीक। तो वही चीज बेटा, यहाँ पे निकल पे कैसा चार्ज होगा बताओ? यहाँ पे बताओ निकल का चार्ज क्या होगा? टू। +2, क्योंकि टू। साइनाइड पे -4 होगा तो टोटल -2 है, तो प्लस का 2। तो निकल 2+ का कंफिग्रेशन क्या होता है बताया? व्हाट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 2+? 3D8। 3D8। बहुत बढ़िया। कितना होगा बेटा? 3D8। अब बेटू ध्यान से देखो। अच्छा, जब भी हमारे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हमें 4 घर चाहिए। कितने घर चाहिए हमें? 4 घर चाहिए। तो हम बेटा 4s और 4p साइड में बना के रखेंगे। 4s और 4p साइड में खाली बना के रखेंगे। अब मुझे बताओ, साइनाइड ये 8 भर दिए बेटा मैंने निकल 2+ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया साइनाइड। साइनाइड ने इसको आके बोला कि भाई जगह है तो एडजस्ट हो जा। बोलो ये एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने बेटा इसको एडजस्ट कर दिया। अब बताओ कितनी जगह चाहिए इसको? 4। तो बेटा एक डी से ली मैंने, एक एस से ली और 2 पी से ली। देखो 1 2 3 और 4। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? डी एच डी। पी। टू। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? तो म्यू भी कितना आ गया? जीरो। तो डायामैग्नेटिक। आ रहा है समझ में? जीरो। बेटा देखो बहुत बेसिक चीजें हैं। क्या क्लियर है? यस सर। यहां देखो बेटा, कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 3+ के पास में होगा बेटा कौन सा? 3D6। यस सर। तो 3D6 का कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये हो गया। अब क्लोरीन आया इनके पास। देखो देखने के लिए तो यहाँ 2 जगह खाली हो सकती है। कहने के लिए तो यहाँ कितनी जगह खाली हो सकती है? 2 जगह खाली हो सकती है। बट क्या क्लोरीन में इतनी हिम्मत है कि वो इन चारों लोगों को यहाँ पे भेज सके? नो वैसे सर। तो इसको एक ही जगह खाली करवानी थी बेटा, क्योंकि D2S2 कोई नो सर। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। बट फिर भी इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इनको उधर पहुंचा सके। ये इसको क्या बोलेंगे? ये खाली जगह दिख रही है ना, जाके बैठ जाओ वहां पे। तो ये चारों बेटा अगली 4 जगह लेंगे। तो देखो 1 S और 3 P। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? 3 लोग मिलके sp। SP3। SP3। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फोर। तो म्यू फोर। की वैल्यू √24। फोर। डू 24। अंडरस्टूड? बेटा देखो बहुत बेसिक है। कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। बाकी ये बनाना एक बार प्रैक्टिस की बात है। कभी कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है। और जैसे मैंने सिखाया तुम वो याद रखोगे। स्ट्रॉन्ग है तो वो खाली जगह करवा लेता है, वीक है नहीं करवा पाता, तो हम आसानी से हमेशा सही करेंगे सवालों को। गॉट इट? अरे समझ आती है ना बात? यस सर। चलो जल्दी से लिखो, इसे बना लो फटाफट से दोनों डायग्राम को। और आज प्रैक्टिस करना बेटा, इनकी बुक में पूरे पूरे क्वेश्चंस है। एंड दीज आर फॉर 3 मार्क्स। मैं अगेन बोल रहा हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। या तो वीबीटी या सीएफटी 100% आता है विदाउट एनी डेविएशन एवरी ईयर। इधर वीबीटी सीएफटी, कभी वीबीटी आता है कभी सीएफटी आता है। बस ये फिक्स नहीं है कौन सी आएगी। बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से।
बुक में खूब सारे क्वेश्चंस है, प्लीज प्रैक्टिस दीज। ये एक बहुत आसान टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा तो, और नंबर फिक्स है यहाँ से। और ये चीज़ तो इवन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है, वहाँ के भी नंबर फिक्स है। इसमें एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम एवरी ईयर। Sir, screen is not visible. नहीं बेटा, स्क्रीन तो दिख रही है। Sir, can I rejoin? हाँ बेटा, एक बार रिज्वाइन कर लो। Sir, now it's visible. क्विकली फिनिश करो बेटा। बेटा डन, आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, कि वीबीटी की लिमिटेशंस क्या क्या है, फटाफट से देखते हैं बेटा। कुछ पॉइंट्स है बस जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। बेटा ये थोड़ा सा भारी पॉइंट्स है, वो धीरे धीरे थोड़ा समझ आएगा। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अपना कलर वगैरह शो करते हैं, तो कलर से रिलेटेड। और स्पेक्ट्रल मतलब, आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है क्या, कि ऊपर से नीचे जैसे आते हैं तो Yes, sir. कलर्स वगैरह Yes, sir. लाइंस वगैरह बनती है, ऐसे ही आपके स्पेक्ट्रम बनते हैं कॉम्प्लेक्स के भी।
अब वो कॉम्प्लेक्स एज के स्पेक्ट्रम क्यों बनते हैं या क्या वजह है उसके बारे में वीबीटी कुछ नहीं बताती, और हमने देखा भी कि कुछ पता नहीं चलता। अगला पॉइंट, अब ये तो वो चीजें हैं जो नहीं पता चलती, दैट्स इट, हमें थोड़ा ध्यान ही रखना है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, मतलब इससे क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं मिलता है मैग्नेटिक डेटा का हमें डायरेक्टली, हालांकि हम इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं एन की वैल्यू निकाल के, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के हम इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, बट डायरेक्टली थ्योरी से हमें कोई पता नहीं चलता है। तीसरा, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। बेटा यदि हमें पता है कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक तो हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस। क्या बात समझ में पा रही है? अरे समझ रहे हो इस पॉइंट को? हम कैसे कर पा रहे हैं कि बेटा Yes. इनर बनेगा आउटर बनेगा, क्या हमें पता है स्ट्रॉन्ग है वीक है तभी तो कर पा रहे हैं? यदि स्ट्रॉन्ग वीक हमें पता ही नहीं है तो हम इस थ्योरी का कोई यूज नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक Yes. बेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा इस थ्योरी से ये भी पता नहीं चलता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर किस वजह से है। नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ बेटा, इस थ्योरी से ये भी पता नहीं चलता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं। तो बेटा देखने के लिए तो हमारे पास 6 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, इवन 5 पॉइंट हो गए। कोई भी 3 पॉइंट ध्यान रहे मोर देन सफिशिएंट है। रिमेंबर 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट आप ध्यान रखें कम से कम इसके बेस पे, तो वो हमारे काम की चीज है। किसी भी तरह के, देखो दो तो बहुत आसान है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं बताता, कलर नहीं बताता, बाकी कोई भी याद रख लो, मैग्नेटिक डेटा नहीं पता चलता, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज पता नहीं चलती है, स्टेबिलिटी पता नहीं चलती। इन शॉर्ट भी ध्यान रखोगे तो हो जाएगा कि इट डज नॉट टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। ठीक है, तो बेटा फटाफट से लिखो इसे, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। बेटा 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यदि, तो हमें कम से कम 3 पॉइंट तो लिखने ही है। इफ दे आस्क यू क्वेश्चन इन 2 मार्क्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी? ज्यादा लिख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 4 पॉइंट लिख दो तो, बट मिनिमम 3 तो लिखने ही लिखने हैं। 1 मार्क में कोई नहीं पूछेगा, चिंता न करें। लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा आगे CFT शुरू करने से पहले मुझे 11th का एक नॉलेज चाहिए बेटा, प्री रिक्विजिट आपसे। डू वी नो द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स? क्या हमें बेटा डी ऑर्बिटल की शेप्स पता है? डी या पी ऑर्बिटल्स वगैरह की शेप पता है क्या? वैसे डी की काम आएगी अपने। Yes, sir.
कुछ बच्चों को पता होगी, नहीं भी पता तो बेटा मैं एक बार वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हमें अगली क्लास में वो समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ डी ऑर्बिटल शेप्स। दिस इज ए 11th क्लास प्रीरिक्विजिट और ये आना जरूरी है हमें आगे की थ्योरी समझने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बेटा मैं एक क्यूब टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हुए ले रहा हूं ताकि हमें चीज समझ आ पाए। 3D में शेप बनती है क्योंकि क्यूब लेके एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आप सभी उन एक्सिस को मेरे साथ में समझ पाए। तो बेटा हम ऐसा मान रहे हैं, दिस साइड आई एम कंसिडरिंग एज एक्स एक्सिस, this direction I am considering as y axis and this direction I am considering as z axis। क्या ये बात समझ आती है बेटा? सी ये बाहर निकलता हुआ है, ये प्लेन से बाहर निकलता हुआ है। क्यूब का ये हिस्सा ऐसे समझो प्लेन से बाहर निकलता हुआ है। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एंड जेड। ये तीन एक्सिस हमने बनाई। तो बेटा जो डी ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से होते हैं, नाम याद है क्या? डम्बल, नहीं, डबल डम्बल शेप होती है बेटा। कौन कौन से होते हैं? डबल एक्स वाई, हाँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स। और एक कैटेगरी वाले होते हैं बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बेटा ये तीनों जो ऑर्बिटल Yes, होते हैं, ये तीनों होते हैं ओरिएंटेड होते हैं इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रहते हैं बेटा इन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बेटा। और ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं अलोंग कोऑर्डिनेट ऑन दी, ठीक है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्सिस के अलोंग होते हैं बेटा। तो आइए इनको बनाते हैं बेटू। तो dxy जो हुआ, ध्यान से समझना बेटा, तो जो dxy ऑर्बिटल हो गया ना बेटू, तो ये कैसे बनेगा? तो x और y एक्सिस बनाओ। तो देखो x एक्सिस बना ली और y एक्सिस बना ली, क्योंकि y को हमने ऐसे माना है। इनके बीच में बनाना है हमें, तो इनके बीच में जो ऑर्बिटल बनेगा वो होगा dxy। तो ऐसे बीच में एक्सिस में, क्या बात समझ आई क्या? तो ये कैसा ऑर्बिटल हो गया? dxy। तो इस तरह के आप लोग dyz बना सकते हो। यस सर, बनाओ जरा, कैसे बनेगा? तो क्या करोगे सर, y एक्सिस बना ली और z एक्सिस बना ली। तो dyz कैसे बनेगा? एक्सिस के बीच में, तो जो नाम है उनके बीच में। तो ये कैसा हो गया? dyz। क्या बात समझ आ रही है क्या? यस सर, dxz कैसे बनेगा? बेटा x बना लिया, z बना लिया, इनके बीच में बना दो। तो देखो जरा, तो ये कैसा हो गया? dxz। कोई प्रॉब्लम हो इन तीनों ऑर्बिटल्स को बनाने में तो पूछो। नो सर, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर, चलो बेटा आगे देखो। अब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैसे बनेंगे बेटू? ये भी आसान है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें देखो दो नाम आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस बनाई और वाई एक्सिस बनाई। अब अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ऐसे टाइप से। तो इसको हम बोलेंगे बेटा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ आ रहा है हमें? dz स्क्वायर इज लिटिल कॉम्प्लेक्स बेटू। कैसे बनता है? तो z एक्सिस बनाओ, फिर देखो z है दोनों। तो एक तो बेटा z के अलोंग बन जाता है ऐसे, एंड वन ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स राउंड सर्कल अराउंड ईच। ऐसे घूमता है बेटा एक ऑर्बिटल, यहाँ पे इनके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहता है कंटिन्यूअसली। सो दिस इज ए स्ट्रेंज टाइप ऑफ शेप
that we call it dz square। बेटा समझ में आया क्या कैसे बनाते हैं शेप? सी, आपको इतना सा ध्यान रख लिया एक्सिस कैसे सेलेक्ट करनी है, तो आप 2D पे ठीक ठीक वे में शेप बना लेते हो पांचों ऑर्बिटल्स की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शेप्स हमें आनी चाहिए आगे का पार्ट समझने के लिए। तो किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई भी पॉइंट रिपीट करवाना है, जस्ट आस्क मी। डी ऑर्बिटल की शेप में किसी भी शेप को दोबारा समझना है तो मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं समझना? नो सर। चलो तो फिर बना लो फटाफट से, ये जल्दी से बना लो। पांचों शेप बनाओ इनकी, और ये भी लिखना कि ये तीनों किधर होते हैं, इन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये इन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो ऑर्बिटल्स। और इनकी पांचों की शेप बनाओ फटाफट। तो बेटा अब चैप्टर में हमारे पास CFT बची है मेनली, और थोड़ा सा वर्नर्स थ्योरी और मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। तो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो बहुत थोड़ा सा बचेगा। तो बस मान के चलिए कि मैक्सिमम खत्म हो जाएगा हमारा। बेटा डन? यस सर। यस सर। क्या डी ऑर्बिटल्स बना पाओगे? बना पाओगे? यस सर। वैसे काम उतना नहीं आते, बट वैसा बेसिक समझने में काम आएंगे। बाकी आना चाहिए आपके जो नॉलेज, क्योंकि बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है इनको बनाना। गुड टू गो? यस। चलिए तो बेटू नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों की मैथ्स की क्लास है वो टाइम पे मैथ्स की क्लास ज्वाइन करे बेटा। ऑल राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।